हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आप पढ़ लेंगे तो आपको नीट देने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आज से हम 100+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, जिसमें हम 50-50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और उसके ऑप्शंस पढ़ रही हूँ, जब तक आपको गैस करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और आपकी कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि उसका आंसर क्या है। फिर मैं उसका आंसर शो करूँगी, देन आपको चेक करना है कि आपने आंसर करेक्ट दिया है कि नहीं। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस वीडियो पूरी मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे बोला जाता था? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन सी कार्लस लिनेयस, ऑप्शन डी रॉबर्ट मे। चलिए जल्दी से गैस करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं इसका आंसर शो कर रही हूँ। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को क्या बोला जाता था? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता था। ओके, now next question number second, the number of species that are known and described range between dash, fill in the blanks with the correct option from the following। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नोन थी किस रेंज के बीच में, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अभी तक कितनी डिस्कवर हो चुकी है, ये इस ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन ए 1.4 to 1.5 मिलियन, ऑप्शन बी 1.6 to 1.7 मिलियन, ऑप्शन सी 1.7 to 1.8 मिलियन एंड ऑप्शन डी 1.9 to 2 मिलियन। जल्दी इसे गैस करके अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए। ओके, नाउ आई एम शोइंग द आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब अभी तक कितनी स्पीशीज नोन है। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ये वीडियो आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है आपके लिए। ठीक है, और साथ ही नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। ठीक है, अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कौन से ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, ए इंक्रीज इन मास, बी इंक्रीज इन नंबर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये तो बिल्कुल क्लियरली पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। मैं एक बात तो बता दूं, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है और आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप मत कीजिए ऐसा। आप पहले चैप्टर को समझिए, देन इसके एमसीक्यूज को मार्क कीजिए। ठीक है, तभी आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, both A and B. Okay, question number fourth, growth in living organism is from outside, inside, both A and B and none of the above। मतलब जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अंदर की तरफ से मतलब बाहर की तरफ से होती है, आउटसाइड की अंदर की तरफ से होती है, या दोनों बाहर और अंदर दोनों तरफ से होती है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी मतलब आउटसाइड बॉडी की होती है कि इनसाइड होती है, या फिर बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर से ग्रोथ इनसाइड होती है। ठीक है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ आउटसाइड होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। अब ग्रोथ को एक डेफिनेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं माना जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? तो इसका ये फीचर और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक मेन फीचर क्यों नहीं माना जाता है ग्रोथ को? तो इसका रीजन बताना है। ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, बी नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड, सी नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए गैस कीजिए जल्दी से, इसका आंसर मैं बता रही हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं, इसलिए हम इसको ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बता सकते कि ये मेन फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करने के लिए। मतलब कि अगर एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो अगर वो ग्रो कर रहा है तो हम मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग आउटसाइड की तरफ से ग्रो करते हैं और लिविंग इनसाइड मतलब अंदर की तरफ ग्रोथ होती है और बाहर हमें शो होती है। ठीक है, now next question number 6, growth is synonymous with reproduction for which of the following organism। अब ग्रोथ रिप्रोडक्शन की तरह दिखाई देता है ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन है यूनिसेलुलर एल्गे, अमीबा, बैक्टीरिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, कि सारे ही ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सिनोनिमस होती है रिप्रोडक्शन के, मतलब जो ग्रोथ हो रही है उसी को हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीप्लाई करता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू? तो ऑप्शन क्या है? ए फंजाई, बी फिलामेंटस एल्गे, सी प्लेनेरिया एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये मतलब 99% ये होता है
सॉरी 95% हम बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। पर ऐसा नीट में ऐसा नहीं होता है, नीट में कुछ भी हो सकता है, चारों में से कोई से भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, मार्क द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सभी में से कि कौन सा ट्रू है। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, प्लांट ग्रो बट ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी आप गैस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये है कि हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो अंदर की तरफ से होती है, मतलब इनसाइड ग्रोथ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन द फॉलोइंग। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं किन में, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन में, प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके। कि हायर एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, reproduction cannot be an all exclusive defining feature characteristic feature of living organism because, बताइए। ऑप्शन ए, लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन देयर लाइफ, ओके। चलिए जल्दी से गैस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स, इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है। ये सारे इसके नॉन मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाता है टू शो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज, ऑप्शन ए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, इवोल्यूशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सभी चीजें शो करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन बॉडी इज नोन एज, मतलब जो टोटल केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसे क्या बोला जाता है, ए मेटाबॉलिज्म, बी कैटाबॉलिज्म, सी एनाबॉलिज्म एंड डी होम्योस्टेसिस। जल्दी बताइए क्या किसे बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर करेक्ट पता होगा। मेटाबॉलिज्म को बोला जाता है द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी, ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन फर्स्ट क्या है, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ। Second, plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in other polynomials mainly based on floral characteristics. Okay, so third option क्या होगा? Third option is all living organisms present, past and future are linked on other by sharing of common genetic material but to varying degree. ठीक है. Now option fourth is order Solanum, Dhatura and Petunias are placed in the family Solanaceae. तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप बताइए कि क्या होगा। ये इसके लिए 4 ऑप्शन है, 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, सी 4 ओनली, 2 and 4, ऑप्शन सी 4 ओनली एंड ऑप्शन डी 1 and 3। ये थोड़ा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक बार और मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ, देख लीजिए। ये सारे ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 4 ओनली, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी 4 ओनली, मतलब फोर्थ वाला करेक्ट है। ऑर्डर सोलेनेसिए, धतुरा एंड पेट्यूनिया आर प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसिए, ठीक है। इसमें से ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है इसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वापस से आपको बताना है कि ये सारे में से इनकरेक्ट कौन सा है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनेल रिजल्ट इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल। देन ऑप्शन नंबर डी, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब इन चारों ऑप्शन में से अपने को बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं है, जल्दी बताइए आप। इसका करेक्ट मतलब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स आर,
present in the constituent cells, B due to different cells in them, C due to their similar origin, D a result of interaction among the constituent issues. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, a result of interaction among the constituent issues. क्वेश्चन नंबर 16, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट एंड डैश इन एनिमल्स. इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. तो ऑप्शंस क्या है? कंटिन्यूअसली, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कंटिन्यूअसली, 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 नेवर कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कंटिन्यूअसली एंड ओनली अप टू अ सर्टेन एज. तो हमें पता है कि जो सेल डिवीजन होती है प्लांट्स के अंदर वो कंटिन्यूअसली होती जाती है और एनिमल्स के अंदर एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है. ठीक है. Now next question number 17. Which set of the following organism multiply by fragmentation? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है? ए प्लेनेरिया, हाइड्रा एंड यीस्ट, एकिनोडर्म्स एंड फंजाई बैक्टीरिया, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, अमीबा, हाइड्रा एंड वायरस. जल्दी पता गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस. ठीक है, ये सारे क्या है? फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं. याद रखिएगा ये सारे एग्जांपल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? ठीक है. ए म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, सी स्टेराइल ह्यूमन कपल्स एंड डी ऑल ऑफ दीज. तो हमें ऑब्वियसली सारे ऑप्शन देख कर पता चल रहा है कि इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज. ये सारे ही रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिन्हें माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को? ठीक है. तो ऑप्शन ए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन विट्रो, इंक्रीज इन मास इज फ्रॉम इनसाइड ओनली, इंक्रीज इन मास बाय accumulation of material both on surface as well as internally, perception of events happening around their environment and their memory. ठीक है. अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से गैस करके बताइए. आप कमेंट में भी लिख सकते हैं इसके आंसर्स को. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंक्रीज इन मास इज फ्रॉम इनसाइड ओनली. ठीक है, हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो मास का इंक्रीज होता है वो अंदर की तरफ से होता है. अभी तक तो आपको ये वाला आंसर बिल्कुल माइंड में बैठ गया होगा क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुका है ये इनसाइड ग्रोथ वाला. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस? इन सब में से कौन होते हैं जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं? ए ह्यूमन बींग्स, बी सैलमेंडर, सी कैट एंड डी हाउस फ्लाई. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स ही सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस ए इन विट्रो, बी इन विवो, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से गेस कीजिए आप. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी. ठीक है, इन विट्रो भी होती है और इन विवो भी होती है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 22. Which of the following organism can sense and respond to environmental cues? A, eukaryotes only, B, prokaryotes only, C, A and B and D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए आप. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ है ए एंड बी. यानी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों सेंस और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज को. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. इस वीडियो में अपन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसके अगले जो पार्ट 2 वीडियो आएगी उसमें भी हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. यानी कि हम पूरे जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे क्लास 11th बायोलॉजी का, उसके हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. और इस तरह से हम हर चैप्टर की एक मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगी. ओके, तो आप बताइएगा आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पहले एमसीक्यू डिस्कशन चाहिए. ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23. ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अ डिक्रीज इन एंट्रोपी, मेटाबॉलिज्म एंड अडेप्टेशन. तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेटाबॉलिज्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज living organism can be exceptionally differentiated from non-living things on the basis of which of the following abilities. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से डिफरेंट है, ऐसी कौन सी एबिलिटी है वो हमें बताना है. ठीक है, जिससे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग को नॉन लिविंग थिंग्स से. ओके, ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी ग्रोथ एंड मूवमेंट, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिवनेस इन टच एंड टेम्परेचर, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड द प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. चलिए इसका आंसर गैस कीजिए. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड द प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन शो करते हैं. ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स शो नहीं करते हैं इवोल्यूशन को. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25.
which what are the two components of binomial nomenclature? ऐसे कौन से दो कंपोनेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के? ए द जेनेरिक नेम, बी स्पेसिफिक एपिथेट, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज. ओके, सो ये हमें देख के पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमें पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दो जो होते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट तो जेनेरिक नेम होता है और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, इन मैनिफेरा इंडिका लिन, व्हाट डज लिन स्टैंड्स फॉर? लिन मतलब ये एक साइंटिस्ट का नेम है लिन, तो ये क्या क्या शो कर रहा है, मतलब साइंटिस्ट का नाम पूछा है इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली. ओके, सो ए लैटिन, लेमार्क, सी लिनेयस एंड डी लोअर ऑर्गेनिज्म. तो इसका आंसर जल्दी से गेस कीजिए कि कौन थे वो साइंटिस्ट. साइंटिस्ट थे लिनेयस. ओके, इसका करेक्ट आंसर है सी लिनेयस. कैरोलस लिनेयस था उनका पूरा नाम, तो उनका पीछे का जो था लिनेयस, उसको उनके जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उसी के नाम के पीछे लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. अल्सेशियंस इज अ ब्रीड ऑफ. अल्सेशियंस किसकी ब्रीड है? अ डॉग, अ कैट, डोंकी और हॉर्स. तो किसकी ब्रीड है अल्सेशियंस? अल्सेशियंस है डॉग की ब्रीड. ओके, याद रखिएगा अल्सेशियंस किसकी ब्रीड है? डॉग की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग? मॉडर्न टेक्सोनोमी की स्टडीज में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बी नॉलेज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, एंड डी ऑल ऑफ दीज. आप इसकी वीडियो की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो क्या, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज option number D, all of these. Okay, so now question number 29. which of the following terms includes all other terms? मतलब ऐसी कौन सी इनमें से टर्म्स है जिसके अंदर दूसरी सारी टर्म्स आती है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए क्लासिफिकेशन, बी नोमेनक्लेचर, सी टेक्सोनॉमी एंड डी सिस्टमैटिक्स. जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो इसका करेक्ट आंसर है सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स की स्टडी के अंदर ही क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और टेक्सोनॉमी आता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. what are groups of plants और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक कॉल्ड? मतलब ऐसे कौन से ग्रुप है प्लांट्स और एनिमल्स के जिनके सिमिलर ट्रेट्स को हम एक रैंक में बता सकते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन है स्पीशीज, बी ऑर्डर, सी जीनस एंड डी टेक्सॉन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टेक्सॉन. ठीक है, टेक्सॉन आर द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स इन ऑफ एनी रैंक कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड टेक्सॉन्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टू नेम्स, वन गिवन बाय जूलॉजिस्ट एंड अदर बाय बॉटनिस्ट, वन स्पेसिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट. नाउ सी टू नेम्स, वन फ्रेंच एंड अदर लैटिनाइज्ड, टू नेम्स, वन साइंटिफिक एंड अदर लोकल. तो हमें इसका आंसर देख के पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, जैसा कि हमने अभी इसके पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया. ठीक है, Now next question number 32. Basic units of taxonomic hierarchy is. Basic unit जो होती है taxonomic hierarchy उसको क्या बोलते हैं? Species, kingdom, class and phylum. सबसे basic unit क्या होती है taxonomy की, जल्दी बताइए. सबसे basic unit होती है species. Okay, species, genus. ठीक है, इस तरह से पूरा वो हमारा वो होता है ना. Now next question number 23. बाइनोमिकल नेम ऑफ मैंगो, सॉरी बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो क्या होता है? बोटेनिकल नेम होता है मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका. मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, ये आपको बिल्कुल आपके मतलब मुंह पे याद होना चाहिए कि बोटेनिकल नेम क्या है डिफरेंट स्पीशीज के. ठीक है, तो इसका क्या है करेक्ट? मैंगीफेरा इंडिका. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज. जल्दी बताइए बोटेनिकल नेम क्या है पोटैटो का, चार ऑप्शंस देख के. मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, ऑप्शन सी सोलेनम मिलोंगिना एंड डी पैंथेरा लियो. जल्दी बताइए. ठीक है, तो मैं बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है बी सोलेनम ट्यूबरसम. ठीक है, बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो क्या है? सोलेनम ट्यूबरसम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. जूलॉजिकल नेम ऑफ लायन. जूलॉजिकल नेम लायन का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका बिल्कुल नहीं. मैंगीफेरा इंडिका किसका है? मैंगो का. सोलेनम ट्यूबरसम किसका है? पोटैटो का. सोलेनम मिलोंगिना बिल्कुल नहीं. थर्ड क्या है? पैंथेरा लियो. पैंथेरा लियो किसका जूलॉजिकल नेम है? लायन का. Okay, so now question number 36. The branch connected with characterization, nomenclature and identification and classification is
ए इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जो कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को क्या करती है, कनेक्ट करती है, एक दूसरे से जोड़ के रखती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द थर्ड नेम ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो होते हैं, एक तो जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें जो तीसरा नाम होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ए जीनस, बी सब जीनस, सी सब स्पीशीज एंड डी स्पीशीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब स्पीशीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ए जीनस एंड स्पीशीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, बोथ द इनिशियल लेटर्स इन जीनस एंड स्पीशीज इज कैपिटलाइज्ड, सी जीनस इज रिटर्न आफ्टर द स्पीशीज एंड डी जीनस एंड स्पीशीज मे बी सेम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीनस एंड स्पीशीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में दोनों को प्रिंट किया जाता है। Okay, so next question number 39 is, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics, features or similar traits goes on. A remains the same, decreasing, increasing, none of the above. मतलब कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स या फिर सिमिलर ट्रेड्स हम बोल सकते हैं वो सेम होते हैं कि कम होते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, डिक्रीजिंग। मतलब कि जो सिमिलर ट्रेड्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सिमिलर ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं स्पीशीज में, और जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो डिक्रीज होते जाते हैं सिमिलर ट्रेड्स। ठीक है, Now next क्वेश्चन नंबर 40, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, ए अर्नेस्ट मेयर, बी लेमार्क, सी कैरोलस लिनियस एंड डी डार्विन। ये तो आपको आता ही होगा आई होप, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। ऑब्वियसली कैरोलस लिनियस ने क्या डिस्कवर किया था, बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज को। ठीक है, now question number 41, taxon is used for the A, the rank of species and genus, B, the species epithet only, the rank up to phylum and D, any rank of taxonomic hierarchy। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एनी रैंक ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोन किसके लिए यूज होता है, टेक्सोन वर्ड हमें डिनोट करता है कि वो एक रैंक को बता रहा है टेक्सोनोमिक हायरार्की की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच टेक्सोनोमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसा कौन सा टेक्सोनोमिक एड है जो हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि स्पीशीज का नाम क्या है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होती है, मतलब मिलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अ मोनोग्राफ, बी मैनुअल, सी कैटलॉग एंड डी की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैनुअल। मैनुअल एक ऐसा टेक्सोनोमिक एड है जिसके अंदर हमें स्पीशीज के नेम के साथ साथ पर्टिकुलर वो किस एरिया में मिलती है वो भी हमें पता चलता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन। इंडिया का बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, ई होरा, बी बेंगलोर, डी हैदराबाद, सी हैदराबाद एंड डी मैसूर। तो बताइए जल्दी, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड है होराह में। ठीक है, होराह में इंडियन बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है क्यू, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी लखनऊ एंड डी होराह। ओके, तो जल्दी गैस कीजिए कहाँ पे है बोटेनिकल गार्डन। इंग्लैंड में सिचुएटेड है हमारा बोटेनिकल गार्डन क्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, फाइलम, स्पीशीज, फैमिली, स्पीशीज, क्लास, जीनस, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है डी, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नेम इज रॉन्गली रिटर्न। ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल नेम है जो गलत तरह से लिखा हुआ है, Triticum aestivum, then Felis domesticus, C Apis indica and D Mangifera indica। जल्दी बताइए कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो गलत लिखा हुआ है हमारा मैंगीफेरा इंडिका। क्यों गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आई कैपिटल है, बल्कि जो मतलब जेनेरिक नेम है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है, तो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बुक में प्रिंट करते हैं तो ये दोनों ही इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। जो डिसेंडिंग अरेंजमेंट होता है कैटेगरीज का उसे क्या बोला जाता है, ए कैरेक्टराइजेशन, बी टेक्सोनॉमी, सी हायरार्की एंड डी क्लासिफिकेशन।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हायरार्की। हायरार्की को क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज बोला जाता है। ठीक है, नाउ पेट्यूनियास इज, पेट्यूनियास क्या है? स्पीशीज है, सब स्पीशीज है, सब जीनस है, सब स्पीशीज है या जीनस है? तो हमारा जो पेट्यूनियास है वो है जीनस, जीनस का नाम है पेट्यूनियास। ठीक है, जीनस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन, मतलब जो हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑर्डर का वो किन दो के बीच में प्रेजेंट होता है? ए फैमिली एंड जीनस, बी फैमिली एंड स्पीशीज, सी फैमिली एंड क्लास, डी फाइलम एंड किंगडम। जल्दी बताइए कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किन दो चीज के बीच में हायरार्की प्रेजेंट होती है? फैमिली एंड क्लास के बीच में हायरार्की प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ICZN stands for International Code of Zoological Nomenclature. Each statement in key is known as lead. Then taxonomic keys are tools that help in identification based on characterization. Ernest Mayr used Systema Naturae as a title of publication. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेक्ट है इसका डी। अर्नेस्ट मेयर यूज्ड सिस्टमा नेचुरा एज अ टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। उनके जो टाइटल था पब्लिकेशन का वो क्या था? सिस्टमा नेचुरा था। ठीक है, तो आई होप आपने सही सबके आंसर ईमानदारी से कॉपी में लिखे होंगे। तो आप जल्दी से चेक करके बताइए और कमेंट कीजिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे 50 में से। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से रेड वाला बटन दबा दीजिए। ओके, और इसी तरह में आपको कौन कौन से चैप्टर्स की आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।